नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विक्रम सिंह और आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने समझा कि अमल क्षार की एक तो थी ब्रांश-एल्डोरी संकल्पना और एक आर्यनीय संकल्पना। हमने उसमें समझा कि अमल क्षार कैसे होते हैं, उनके अनुसार उनकी परिभाषा क्या थी वो भी हमने समझा। तो हम नेक्स्ट उसी के आगे जो टॉपिक है अपना वो है अमल क्षार की लुईस संकल्पना। लुईस वैज्ञानिक है जिन्होंने सन 1923 में अमल और क्षार की परिभाषा बनाई और वो हम समझते हैं। तो चलिए, सबसे पहले परिभाषा क्या थी कि अमल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो दूसरा ग्रहण करेगा। तो युग्म का यहाँ पे मतलब क्या है? युग्म का मतलब होता है यहाँ पे जोड़ा, कि एक जोड़ा, ऐसे एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो तो कहलाएगा अमल, और जो त्यागता है वो कहलाएगा क्षार। यानी क्षार और अमल की जब अभिक्रिया करवाएंगे तो क्षार तो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और अमल है वो उसी चीज़ को ग्रहण करेगा। चलिए, तो इसका एग्जाम्पल है कि BF3 प्लस, देखो ये दो इलेक्ट्रॉन है, युग्म जिसे बोल देते हैं, NH3 आपस में अभिक्रिया करेगी। लेकिन आपको इस ऐसे नहीं करना है, इसका नाम भी आपको साथ में याद रखना है। तो BF3 को बोलते हैं, B को बोलते हैं ब्रोमो, यहाँ पे 3 को बोलते हैं ट्राई, ब्रोमो ट्राई, और F को बोलते हैं फास्फेट। तो यहाँ पे इसका नाम है ब्रोमो ट्राई फास्फेट और आगे इसका नाम है अमोनिया। अमोनिया हमने IUPAC में समझा कि ट्राई क्यों आया यहाँ पे। अगर यहाँ पे F 2 होते तो डाई आता, अगर 4 होते तो टेट्रा, 5 होते पेंटा। इस प्रकार से 10 तक ये काउंटिंग गिनती है, तो आपको याद करनी होगी। NH3 को बोलते हैं अमोनिया। अगर कहीं पे NH4 आ जाता है तो उसका नाम होता है अमोनियम, और कहीं उसका नाम NH2 आ जाता है तो इसका नाम होता है एमिन। तो इस प्रकार से नाम देखो बदलते रहते हैं। अब इन दोनों की आपस में अभिक्रिया करवाई तो ये बना, देखो ये सेम ही है, BF3 यहाँ पे और BF3 यहाँ पे, इसे थोड़ा चेंज करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसका नाम भी वही है जो पीछे था, ब्रोमो ट्राई फास्फेट, और इसका नाम भी अमोनिया है। अब बात ये, अगर कोई प्रश्न पूछना चाहे तो प्रश्न ये बनता है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे ब्रोमो ट्राईफास्फेट तो यहाँ पे ब्रोमो ट्राईफास्फेट, यहाँ पे अमोनिया तो यहाँ पे भी अमोनिया, तो अभिक्रिया कहाँ हुई? तो यहाँ पे अभिक्रिया ये हुई कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त थे, ज़्यादा थे इलेक्ट्रॉन, तो वो यहाँ पे इसने इसको दान कर दिए। देखो यहाँ पे तीर का निशान दर्शा रहा है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ पहुँचा है। NH3 ने दान कर दिया BF3 को। अब इसकी एक परिभाषा बनती है, इस चीज़ को एक नाम दिया जाता है। तो लिखते हैं यहाँ पे कि जब BF3 व NH3 की अभिक्रिया करवाई जाती है तो अमोनिया मुक्त इलेक्ट्रॉन को त्यागती है और BF3 उसे ग्रहण कर लेती है और आपस में उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ जाते हैं। अब बात ये कि उपसहसंयोजक बंध है कहाँ पे, कैसा होता है? तो ये जो तीर का निशान है इसे बोलते हैं उपसहसंयोजक बंध। यहाँ पे NH3 ने दान किया BF3 को, यहाँ से यहाँ, तो ये दोनों जुड़ चुके हैं। कौन से बंध के द्वारा? उपसहसंयोजक बंध के द्वारा आपस में जुड़ चुके हैं। तो इसी प्रकार इसकी जो लुईस परिभाषा वो क्या रहेगी अमल की, कि जो ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉन युग्म वो तो कहलाएगा अमल, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागता है वो कहलाएगा क्षार। इसे बोलते हैं लुईस अमल और क्षार की परिभाषाएं। कुछ और भी एग्जाम्पल इसके, जैसे BF3 तो आ ही चुका है, इसका नाम होगा एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, मैग्नीज और सोडियम।
Na को बोलते हैं सोडियम। यहाँ पे क्षार के उदाहरण है H2O जिसे बोलते हैं जल। इसके पास देखो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन मुक्त है, यानी 2 जोड़े या फिर 2 युग्म बोल सकते हैं। NH3 हम पढ़ चुके हैं ऊपर। तो इस प्रकार से अम्ल क्षार की जो परिभाषा है लुईस के हिसाब से वो ये थी सन 1923 में ये बनाई हुई है। तो चलिए अभी हम अम्ल और क्षार के जो सामान्य गुण हैं उसे समझते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब है अम्ल क्षार के सामान्य गुण, अम्ल व क्षार के सामान्य गुण। तो चलिए सबसे पहले अम्ल नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है तथा क्षार लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देता है। जो पहला इसकी जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि अम्ल है वो नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है, और वहाँ पे क्षार है वो लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देता है। अब बात ये कि लिटमस पत्थर होता कैसे है। देखो लिटमस पत्थर 2 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से एक कागज के से बने होते हैं, एक होता है नीला, एक होता है लाल। अगर मान लीजिए कोई विलयन है हमारे पास, हमें उसका पता नहीं अभी कि इसमें जो विलयन है वो जो अम्ल रहेगा या अपना क्षार रहेगा। मान लीजिए हमने यहाँ से एक लिटमस पत्थर निकाला और इसमें चेक किया डुबो करके और उसे बाहर निकाला, अगर वह नीला था हो जाता है लाल। तो यहाँ पे देखो नीले को लाल करने वाला कौन कहलाता है, अम्ल। अगर हमने यहाँ से लाल निकाला और अंदर डालकर चेक किया तो वो नीला हो जाता है, तो हम समझेंगे ये विलयन क्षार है। तो यहाँ पे जो पहला टॉपिक इसका था वो है अम्ल नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देता है। इसी प्रकार आगे नंबर दो है कि अम्ल धातु के साथ क्रिया करके, अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये प्रश्न 3 बार आ चुका है रेगुलर, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, और चित्र सहित बनाइए। चित्र आपकी बुक में दिया हुआ है, देख लेना वहाँ पे कैसे क्या है। तो चलिए हम यहाँ से अभिक्रिया करके दिखाते हैं आपको। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लिया हमने, अम्ल यहाँ से हमने ले लिया H2SO4, नाम कोई इसका सल्फ्यूरिक अम्ल। देखो आपको ये सूत्र है, इनका नाम भी आपको साथ में याद कर लेना है कि H2SO4 को क्या बोलते हैं। H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। और यहाँ से धातु की जगह हमने लिया Zn, जिसे बोलते हैं जिंक या फिर जस्ता। जब हमने अम्ल और धातु की अभिक्रिया की तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन क्या होता है ये वाला H2। हमने H2 पहले निकाल दिया, बाकी जो बचा वो यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ से H2 निकल गया, यानी ये जो H2 था अपने पास ये वाला, ये तो बाहर चला गया। तो बचा अपने पास Zn और SO4। SO4 को बोलते हैं सल्फेट, और Zn का नाम जिंक है ही, तो इसका नाम हो गया Zn का जिंक। SO4 को बोलते हैं सल्फेट हमेशा। तो जिंक सल्फेट, और ये है हाइड्रोजन गैस। और तीर का निशान ऊपर की तरफ हो तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस है वो मुक्त हो चुकी है, वातावरण में जा चुकी है। तो ये अभिक्रिया की अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसी प्रकार क्षार धातु के साथ
अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्षार भी अम्ल की जैसे ही कार्य करता है। क्षार की अभिक्रिया भी जब धातु के साथ करवाते हैं तो वो भी क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस। तो इसका एग्जाम्पल है, हमने लिया 2NaOH और इसकी अभिक्रिया भी करवाएंगे Zn के साथ। तो सबसे पहले इसका नाम Na को बोलते हैं हमेशा सोडियम, Na का नाम है सोडियम, और OH का हमेशा ही नाम जहाँ मिलेगा आपको लिखना है हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। तो इसका नाम होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH की अभिक्रिया जब Zn जिंक के साथ करवाते हैं तो क्या बनेगा, देखो ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। जो बनेगा वो सबसे पहले लिख देते हैं, बाकी जो बचेगा वो पीछे लिख देंगे। तो यहाँ पे अपने पास बचेगा देखो Na, कितने Na हैं, 2 Na, आगे 2 और लिखा हुआ है, ये 2 सबके लिए, तो यहाँ पे Na के लिए 2 है तो Na 2, सोडियम तो 2 आ चुके हैं। यहाँ पे अपने पास बचा हुआ है O, तो हम लिखेंगे ZnO, ZnO। इसका नाम है सोडियम, और इतने को ZnO को बोलते हैं, देखो Na को बोलते हैं सोडियम और ZnO को बोलते हैं जिंकेट। तो इसका नाम होगा सोडियम जिंकेट, और ये हाइड्रोजन गैस है जो कि मुक्त हो जाती है। तो अब यहाँ पे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ जाते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तनों में क्यों नहीं रखा जाता। प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो खट्टे पदार्थों होते हैं उन्हें धातु के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, क्योंकि खट्टे पदार्थ क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, इस प्रकार से। तो खट्टे पदार्थों धातु के बर्तनों में क्यों नहीं रखा जाता। तो यहाँ पे एक छोटी सी लाइन में इसका उत्तर भी होगा, खट्टे पदार्थ धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जो शरीर के लिए हानिकारक गैस होती है। तो बस छोटी सी लाइन में इसके एग्जाम जो आंसर है वो भी हो गया कि बात ये थी कि खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता। और हमने ये सीखा है कि खट्टे पदार्थ होते हैं वो अम्ल होते हैं, तो अम्ल है वो धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस, जो कि शरीर के लिए हमारे लिए क्या है, हानिकारक मानी जाती है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा कि खट्टे पदार्थ धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जो शरीर के लिए हानिकारक गैस होती है। और इसका आप एग्जाम में अगर इसका उदाहरण पूछे तो आप ये वाला लिख सकते हो। चलिए तो अब बात करते हैं क्यूज इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कैसे होते हैं। देखिए सबसे पहले प्रश्न हो सकता है ऐसे कि अमल राज क्या है, किसे कहते हैं, इससे क्या तात्पर्य है, अमल राज किसे कहते हैं, या कैसे ही प्रश्न आ सकता है। तो इसका आंसर होगा, एक ही लाइन का है, 1 भाग HNO3। 1 भाग का मतलब एक अणु हम लेंगे या एक ml मान सकते हो, 1 भाग हम लेंगे HNO3 का, वह 3 भाग HCl का, 1 भाग तो HNO3 का और 3 भाग हम लेंगे HCl को मिलाने पर अमलराज बनता है। तो ये छोटी सी लाइन में एक उसका उत्तर भी हो गया। पूछा जा सकता है अमलराज क्या है, या फिर ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 1 भाग HNO3 का 3 भाग HCl का मिलाने पर क्या बनता है, तो उसे बोलेंगे हम अमलराज।
अब है 2 नंबर क्वेश्चन अपना कि अम्लों का राजा कौन से अम्ल को कहा जाता है। जैसे जंगल का राजा होता है, फलों का राजा होता है, वैसे अम्ल में भी राजा है। तो अम्लों का राजा कौन से अम्ल को कहा जाता है, तो लिख सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर इसका जो फॉर्मूला था उसे लिख सकते हो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और H2 से बात एक ही है, को अम्लों का राजा कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल है वो अम्लों का राजा है। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र लिखो। अब बात यह है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं, तो इसे होता है मैग्नीशिया या मैग्नीज हाइड्रोक्साइड लिख सकते हो, या आप सीधा फॉर्मूला लिख सकते हो इसका MgOH2। मैग्नीज हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अम्ल में जब अपना जो उदर होता है, जो पेट होता है, उसमें कई बार अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसे कम करने के लिए हम MgOH2 का उपयोग करते हैं, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है।